पूछना चाहता हूँ कि जब आप उनके साथ घूम रहे थे तो ऑफ कैमरा बातचीत कैसी थी? मेरा मतलब बातचीत का विषय क्या था? मैं नहीं बता सकता। मुझे ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ों के बारे में बात करना बुरा लगता है, भले ही पुतिन या कोई भी हो। लेकिन मैं बस इतना बता सकता हूँ कि जैसा कि मैंने पहले बताया, वह नेटो, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट या जो बाइडेन के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते हैं। वह सेटलमेंट की तलाश में हैं। मैं कहूँगा कि यह एक बहुत ही सूचित और बहुत ही अच्छा दृष्टिकोण है। वह ऐसा नहीं करता है, आप उसके बारे में जो चाहें कह सकते हैं। चाहे आप मेरी बात मानें या ना मानें, लेकिन यह सच है। तो तो वह शांति के लिए तैयार है, शांति और प्रशंसा के लिए। रूस ने 2000 में नेटो में शामिल होने की कोशिश की। ये एक तथ्य है, ठीक है? उन्होंने नाटो में शामिल होने की कोशिश की। तो बस इस बारे में सोचो। नाटो का उद्देश्य रूस को रोकना है। यह रूसी क्षेत्रीय विस्तार के खिलाफ एक बुलवार्क के रूप में मौजूद है। और रूस की कोई क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा है या नहीं, ये एक और प्रश्न है। जैसे, क्यों होगी? ये दुनिया का सबसे बड़ा भूभाग है, जो भी हो, लेकिन इसलिए ये मौजूद है। तो अगर रूस नाटो में शामिल होने की कोशिश करता है, तो परिभाषा के अनुसार यह संकेत है कि नाटो का काम यहां पूरा हो गया है। हम विजय की घोषणा कर सकते हैं और घर जा सकते हैं। उन्होंने उसे मना कर दिया। ये मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला था, लेकिन ये सच है। फिर वह अगले राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के पास गया। वह सन 2000 में बिल क्लिंटन के साथ भी था। उन्होंने अगले राष्ट्रपति के पास जाकर कहा, चलिए हम अपनी अगली मिसाइल डील पर सहमत होते हैं और हम दोनों देश ईरान को अपने आम दुश्मन के रूप में रखेंगे। ईरान जो अब रूस के साथ गठबंधन कर रहा है, जिसका श्रेय हमारी मूर्खतापूर्ण नीतियों को जाता है। और जॉर्ज डब्ल्यू बुश उनके क्रेडिट के लिए, जैसे खैर ये एक तरह का अच्छा आइडिया लगता है। और कॉन्डी राइस, जो अमेरिका में सत्ता में रहने वाले सबसे बेवकूफ लोगों में से एक हैं, अगर मैं कह सकता हूं, जो रूस के खिलाफ हैं, क्योंकि उनके पास स्टैनफोर्ड में एक सलाहकार था जो या कुछ और कोल्ड वॉर के दौरान था। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते और बुश बस कमजोर थे तो वह सहमत हो गया। सच में ये पूरी तरह पागलपन है। अगर आप किसी से लड़ रहे हैं और वो व्यक्ति कहता है, तुम्हें पता है वास्तव में हमारे हित एक जैसे हैं, और आपने अपने मेंटल डिस्क स्पेस का 80% मुझसे नफरत करने और मेरा विरोध करने पर खर्च किया है, लेकिन हम दोनों एक ही टीम में हो सकते हैं। अगर कम से कम आप इसे प्रगति के रूप में नहीं देखते हैं, तो क्यों? अगर आपकी रुचि अपने देश की मदद करने में है, तो इसमें आर्ग्यूमेंट क्या होगा? मैं इसे समझ भी नहीं पा रहा हूं, और किसी ने भी इनमें से किसी पर ध्यान भी नहीं दिया है। रूसी आक्रमण का युद्ध, हाँ, यह निश्चित रूप से रूसी आक्रमण का युद्ध था। लेकिन हम वहां कैसे पहुंचे? हम वहां पहुंचे क्योंकि जो बाइडेन और टोनी ब्लिंकन ने कमला हैरिस को भेजा, जो यह काम स्वतंत्र रूप से नहीं करती। ठीक है, यह कहना सही है। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में 2 साल पहले इस महीने, फरवरी 2022 में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेलेंस्की से कहा, बेचारा जेलेंस्की, हम चाहते हैं कि आप नाटो में शामिल हों। यह कोई गुप्त बात नहीं थी, यह सार्वजनिक रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। जानते हुए, क्योंकि उसने इसे लगभग 4000 बार कहा कि हम नहीं चाहते कि परमाणु हथियार अमेरिका या नाटो से हमारी पश्चिमी सीमा पर हों। क्या? और फिर कुछ दिनों बाद उसने आक्रमण किया। तो जैसे वह क्या है? और अगर आप भी, मैंने अपने पिछले काम पर भी यह सवाल उठाया था और मुझे निश्चित रूप से गद्दार के रूप में बदनाम किया गया। लेकिन ठीक है, मैं एक गद्दार हूं। इसका उत्तर क्या है? उत्तर क्या है? टोरिया न्यूलैंड ने, जो बेवकूफ नहीं है, अमेरिका की किसी भी प्रकार से मदद नहीं की है। इराक युद्ध की वास्तुकार, इस आपदा की वास्तुकार, उन लोगों में से एक जिन्होंने अमेरिकी डॉलर को बर्बाद कर दिया। लेकिन वह बेवकूफ नहीं है। तो जैसे आप इस तरह से व्यवहार करके एक युद्ध में जाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा स्पष्टीकरण क्या है? वैसे नाटो यूक्रेन को नहीं चाहता क्योंकि यह मापदंडों को पूरा नहीं करता था। तो लड़ने के लिए आप ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि आप युद्ध चाहते हैं, यही कारण है। और उस युद्ध ने बहुत से लोगों को अरबों की धनराशि से समृद्ध किया है। तो मुझे परवाह नहीं है अगर मैं किसी तरह के लेफ्ट विंग साजिश वाले सन की जैसा लगता हूं, क्योंकि मैंने लेफ्ट विंग नहीं साजिश वाला सन की हूं। तो मैं गलत क्यों हूं? अगर आप इसका विश्लेषण करें, इसे जूम आउट करें, मानव इतिहास की संपूर्णता को देखते हुए मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के पीछे आपको कौन लगता है? आपने कहा कमला हैरिस। क्या यह व्यक्तिगत है? क्या यह लोगों का एक सामूहिक झुंड है जो सामूहिक रूप से युद्ध समर्थक है? यह हाइव माइंड है। और मैंने अपना पूरा जीवन 85 से 2020 तक डीसी में बिताया, यानी 35 साल। और फिर मैं उसी दुनिया में बड़ा हुआ। और मुझे लगता है कि षड्यंत्र, तो मुझे लगता है कि साजिशें वास्तव में होती हैं, लेकिन सामान्य तौर पर
सबसे खराब निर्णयों के लिए सामूहिक सोच ही जिम्मेदार होती है। यह एक ही तरह के विचारों वाले लोगों का समूह है, ऐसे विचार जो दशकों से अपडेट नहीं हुए हैं। पुतिन ने कुछ ऐसा कहा जो मुझे लगा कि बिल्कुल सही है। मुझे नहीं पता कि उन्हें यह कैसे पता होगा, लेकिन यह सही है क्योंकि मैं उनके बीच रहा हूं। तो सोवियत संघ का विघटन अगस्त 1991 में हुआ। मैं बरमूडा में हनीमून पर था। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। और यह एक बड़ी बात थी अगर आप डीसी में रहते थे। मेरे ऑफिस में 1991 में रिसेप्शनिस्ट जॉर्ज टाउन से रूसी में मास्टर कर रहा था। वह सोवियतोलॉजिस्ट बनने वाला था और वह उसी ट्रैक पर था और वॉशिंगटन के हजारों लोगों के बीच था। सोवियत यूनियन के पतन के साथ ही वह तर्क भी खत्म हो जाता है जिस पर दशकों से अमेरिका की एक बड़ी राजनीति टिकी हुई थी। 40 से ज्यादा सालों तक जिस चीज का विरोध किया गया वह अब रही ही नहीं। तो आगे बढ़ने की बहुत सारी गति है। दुनिया के सबसे अमीर देश में भारी मात्रा में पैसा इस दिशा में लगा है और लोगों के लिए रीएडजस्ट और रीअसेस करना बहुत मुश्किल है। और आप इसे जीवन में हर समय देखते हैं। जैसे मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूं और अचानक वह मेरे दोस्त के साथ भाग गई। हे भगवान, मुझे नहीं लगा था कि आज सुबह ऐसा होगा। अब यह हकीकत है। जैसे मैं इससे कैसे निपटूं? मुझे स्टेज 4 कैंसर का डायग्नोज हुआ है। ये सब बुरा है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जीवन की प्रकृति है। ऐसी चीजें जिनकी आपने उम्मीद नहीं की थी और कभी सोचा नहीं था कि आपको सामना करना पड़ेगा, कहीं से भी हो जाती हैं। और ऐसी स्थितियों में आपको अपनी अपेक्षाओं और लक्ष्यों को एडजस्ट करना होगा और लोग इसके साथ कठिन समय बिताते हैं। बहुत कठिन समय। ये तो बहुत है, आप जानते हैं। अगर आप कॉन्डी राइस हैं, कुछ हद तक महत्वाकांक्षी और औसत बुद्धिमान व्यक्ति। कौन स्टैनफोर्ड से डिग्री लेता है और फिर टॉलस्टॉय को मूल भाषा में पढ़ता है? तुमने जरूर किया होगा। और तुमने पूरी जिंदगी इसी सोच में गुजारी कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह कहना थोड़ा मुश्किल है कि दरअसल एक नया खतरा है और यह ज्यादा पूर्व से आ रहा है। यह मुख्य रूप से एक आर्थिक खतरा है और शायद सभी खतरे टैंक युद्धों तक सीमित नहीं हैं। यह दूसरी बात है। क्या ये लोग अपनी सोच में इतने बेवकूफ हैं? क्या इनमें सचमुच कल्पना की और लचीलेपन की इतनी कमी है कि वे एक नए फ्रेमवर्क की जरा भी कल्पना नहीं कर सकते? और नया फ्रेमवर्क ये नहीं है कि आप फॉर्मोसा ताइवान के लिए चीन के साथ युद्ध करने जा रहे हैं। नहीं, फ्रेमवर्क ये है कि अचानक तिजुआना में इंफ्रास्ट्रक्चर चीन द्वारा बनाया जाएगा और इसका मतलब है कि ये एक अलग प्रकार का खतरा है। लेकिन वे वहां नहीं पहुंच सकते क्योंकि वे इतने प्रभावशाली नहीं हैं। तो जैसा आपने अभी कहा, ये केवल शीत युद्ध नहीं है, ये द्वितीय विश्व युद्ध है जो वॉशिंगटन में उनकी ज्यादातर सोच को प्रभावित करता है। आपने चर्चिल, चैम्बरलैन और हिटलर का उल्लेख किया और वे द्वितीय विश्व युद्ध को एक अच्छे युद्ध के रूप में देखते हैं और उस युद्ध में यूनाइटेड स्टेट्स ने जो सफल भूमिका निभाई, वे उस गतिशीलता, मेरा मतलब वे उस भू राजनीतिक गतिशीलता को संभल कर देख रहे हैं और वे उसे दूसरी जगहों पर भी लागू करना जारी रख रहे हैं। हाँ, ये सब कुछ के लिए एक टेम्पलेट है और मुझे लगता है कि ये वेस्ट के विकास हमारी आज की सिविलाइजेशन और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये एक वर्ल्ड वॉर था, तो इसके बारे में जानना और इसके बारे में ईमानदार होना जरूरी है और बाकी सब भी। लेकिन ये पूरी ह्यूमन हिस्ट्री का सम टोटल नहीं है। हाँ, ये बस एक स्नैपशॉट है। और आप बार बार सुनते हो कि लोग उस वॉर की भी बात नहीं करते। कोई भी वॉर की बात नहीं करता। क्या टोनी ब्लिंकन को स्टालिनग्रेड की बैटल के बारे में कितना पता होगा? शायद जीरो। उसे कुछ भी नहीं पता। ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी बैटल, लेकिन मुझे लगता है उसे कुछ नहीं पता। लेकिन वो 38 से 40 का पीरियड, 1937 से 1440 के आसपास की क्लीशेज के बारे में बहुत कुछ जानता है और सब कुछ उस फॉर्मूला के जरिए एक्सप्लेन किया जाता है। और मैं यही कह रहा हूं कि सब कुछ उस फॉर्मूला से नहीं चलता। रिपब्लिकन्स का इस पर एक अजीब सा वीकनेस है, खास तौर पर उन लोगों का जो अंदर से कमजोर हैं, जिनकी कोई लाइफ नहीं है सिवाय और ज्यादा वॉर शुरू करने के अलावा कुछ नहीं करते। अगर देखा जाए तो उनके लिए सब कुछ सबसे कमजोर, मैं कहूंगा कि उनमें से खास तौर पर जो इमोशनली और साइकोलॉजिकली कमजोर और सबसे मूर्ख लोग हैं, वो हमेशा यही कहेंगे। और ये रिपब्लिकन वोटर्स को अपील करता है अनफॉर्चुनेटली कि हर प्रॉब्लम का कारण वीकनेस है और हर कोई चैम्बरलेन है। जर्मनी कभी पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया में नहीं घुसता अगर इंग्लैंड ज्यादा स्ट्रांग होता। यही आर्ग्यूमेंट है। क्या ये सच है? पता नहीं, शायद ये पूरी तरह सही हो सकता है या बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। मुझे सच में नहीं पता। लेकिन सब कुछ ऐसा नहीं होता। ये हमेशा सच नहीं है। अगर मैं किसी बार में जाऊं और कहूं कि मुझे तुम्हारी टाई से नफरत है, तो मैं तुम्हारे साथ काफी अग्रेसिव हो रहा हूं, काफी स्ट्रांग। लेकिन हो सकता है तुम मुझे पीट दो या मुझे गोली मार दो अगर मैं ऐसा करूं। एक एग्रेसिव पॉस्चर हमेशा वो आउटकम नहीं देता जो आप चाहते हो।
कभी कभी एक ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मेडिटेरेनियन पॉस्चर की जरूरत होती है। मेरा मतलब है ये टाइम और प्लेस पर डिपेंड करता है। और लेकिन वो इसे एक्नॉलेज नहीं करते। उनके लिए सब कुछ बस वही सेम टेम्पलेट है, और मैं बस कह रहा हूं कि ये बिल्कुल भी अच्छे निर्णय लेने का रास्ता नहीं है।